देखो, तो गोपाल ऑब्वियसली कुछ डिमांड करेगा, ये जो ओनरशिप वो सेक्रीफाइस कर रहा है जॉय के कारण से, तो ऑब्वियसली गोपाल डिमांड करेगा जो देना है अल्टीमेटली जॉय को। वही चीज़ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि गोपाल एलिजिबल टू रिसीव फॉर दिस सैक्रिफाइस। गोपाल ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है ओनरशिप, ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है, ये सैक्रिफाइस करने के रिटर्न में जो कर रहा है, इसके रिटर्न में कौन सा अमाउंट मिलने का उसको राइट है, एलिजिबल टू रिसीव, क्या क्या अमाउंट उसको मिलना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से सुनना। अगर यही चीज़ मैं रोशन को पूछूं कि रोशन देखो, गोपाल सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओनरशिप और उसको वही पोर्शन मिल रहा है जॉय को, तो गोपाल को ये जो सेक्रीफाइस हो रहा है पीएसआर चेंजेस होने के कारण से, गोपाल को क्या क्या मिलने का अधिकार है ये सेक्रीफाइस के अगेंस्ट में। अब रोशन बोल रहा है कि भैया देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये सही है या तो फिर नहीं है। मैंने बोला बोलो तो। रोशन बोल रहा है भैया देखिए, हम लोग का जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ था, जो पहला बिज़नेस स्टार्ट हुआ था रोशन, जॉय और गोपाल के बीच में, वो हुआ था 1 जनवरी 2010 में। ठीक है, और क्या है रोशन बताओ। तो 1 जनवरी 2010 में भैया हम लोगों का बिजनेस स्टार्ट हुआ है। उस समय जो हम लैंड परचेज किए थे ना भैया, उसका वैल्यू था 10 लैक्स। एक एग्जाम्पल दे के आपको मैं बोल रहा हूँ, आप ये देखिए सही है क्या नहीं है। अगर ये एग्जाम्पल सही हो जाएगा तो जितना भी एसेट और लाइबिलिटी है सबके जगह पे ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो एक देखे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप थोड़ा देखिए ये सही हो रहा है या तो फिर गलत। मैंने बोला ठीक है बोलो तुम। रोशन बोला कि भैया देखिए 1 जनवरी 2010 में जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए, उस समय लैंड जो हम परचेस किए थे उसका वैल्यू था 10 लैक्स। अब बिजनेस हम लोग 10 साल किए। 10 साल करने के बाद जब 1 अप्रैल 2020 आया भैया, उस समय चेंजेस इन पीएसआर आया। चेंजेस इन पीएसआर आया। इससे पहले जो पीएसआर था वो ओल्ड पीएसआर था, दैट इज 1:1:1। ठीक है भैया। और जब 1 अप्रैल 2010, दैट इज आफ्टर 10 years, जब पीएसआर में चेंजेस आया और आके हुआ 3:2:1, यही डेट में वही लैंड का वैल्यू इंक्रीज होके हो चुका है 5 करोड़ भैया। मैंने बोला हाँ। तो रोशन बोल रहा है मुझे भैया ये देखिए आप, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे उस समय लैंड का वैल्यू था 10 लैक्स। इसका मतलब ये बनता है ये 10 लैक्स में 3,33,333 जो लैंड का तीनों भाग का एक भाग है, ये था किसका, सबका तीनों का, दैट इज गोपाल का भी। जब 10 साल बाद वो लैंड इंक्रीज होके 5 करोड़ हो चुका है, दैट इज सबका जितना ओनरशिप है एक लैंड के अंदर में, वो भी तो भैया बढ़ जाएगा। 5 करोड़ अब बढ़ के 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा एक एक जन का पार्ट।
मैंने बोला और एक बार रिपीट करो। रोशन फिर से रिपीट ये कर रहा है कि भैया ये देखिए, जब 1 जनवरी 2010 में बिजनेस को हम लोग स्टार्ट किए थे, उस समय लैंड परचेस किए थे 10 लाख में। उस समय शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, पीएसआर कितना था, इक्वली, दैट इज 1:1:1। इसके मतलब क्या हुआ, जो 10 लाख में जो एक एक जन का ओनरशिप है लैंड में, वो है 3,33,333। जब पीएसआर चेंजेस हुआ आफ्टर 10 ईयर्स, दैट इज 1 अप्रैल 2020, उस समय जो लैंड का वैल्यू है, वो लैंड का वैल्यू बढ़ के 5 करोड़ हो चुका है। दैट इज एक एक जन का जो लैंड में ओनरशिप है वो 3,33,333 ये क्रॉस करके इंक्रीज करके अब बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो भैया जब ये गोपाल ये वाला रेशियो में आएगा, वो एडजस्ट करेगा कि ठीक है मैं 1:1:1 से ट्रांसफ़र होके 3:2:1 में मैं जब आऊँगा, उससे पहले जो भी एसेट का वैल्यू बढ़ा है, उस एसेट का वैल्यू जो इंक्रीज्ड वैल्यू है, वो वैल्यू मुझे चाहिए। ये हो सकता है भैया? मैंने बोला एकदम सही चीज को तुम कंसिडर किए हो, क्योंकि जब गोपाल पहले सिचुएशन में जितना उसका ओनरशिप था एक एसेट में, अब टाइम पास होने के कारण से वो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब पुराना पीएसआर से नया पीएसआर में वो ट्रांसफ़र होगा, वो क्या करेगा, जो एसेट बढ़ा है, जितना अमाउंट से बढ़ा है, उस अमाउंट में से गोपाल का जितना हिस्सा है वो हिस्सा वो ले लेगा, वो ले लेगा। क्योंकि ये 10 साल ये तीनों ही मिलके सेम रेशियो में पार्टनरशिप फर्म को चलाया है। इसके कारण से जो इंक्रीमेंट आ रहा है एसेट में, जो इंक्रीमेंट आ रहा है एसेट में, वो कितना 4,90,00,000। ये क्योंकि 5 करोड़ से अगर 10 लाख माइनस करोगे कितना होगा, 4,90,00,000। ये जो 4,90,00,000 आया, इंक्रीज हुआ, इसके पीछे जो कारण है, कारण कौन है, तीनों जन है, जॉय, रोशन और गोपाल, तीनों मिलके फर्म में पैसा लगाया, लैंड परचेस किया, 10 साल बिजनेस किया, तब जाके वो 10 लाख का लैंड भर के 5 करोड़ हुआ। दैट इज इंक्रीज हुआ कितना, 4,90,00,000 से। तो ऑटोमेटिकली जो 4,90,00,000 से 4,90,00,000 में जो गोपाल का हिस्सा है, वो गोपाल का हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, वो लेगा, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे उसका एफर्ट है, वो छोड़ेगा क्यों। ठीक है, उसमें 4,90,00,000 में जितना हिस्सा गोपाल का बनता है, गोपाल वो वाला हिस्सा ले लेगा। उसके बाद बोल देगा कि ठीक है, अब ये जो पुराना हिस्सा है उस जगह से, ओल्ड पीएसआर से मैं न्यू पीएसआर में कन्वर्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं। ठीक है, इससे क्या, ये जो रोशन मुझे समझाया, इससे ये चीज सामने आया कि जो बिजनेस स्टार्ट किया था, जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2010 में, और जो एंड नहीं, सॉरी, जो रिकंस्ट्रक्ट हुआ जिस समय स्टार्ट हुआ और जब रिकंस्ट्रक्ट हुआ, इसके बीच में जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड, ये जो स्टार्टिंग था, उस समय जो एसेट और लाइबिलिटी फर्म का था, सुनना प्लीज, तो इसमें चेंजेस आएगा जब ये आफ्टर 10 इयर्स को कंसीडर करोगे, तो ऑटोमेटिकली
जो एसेट है और लायबिलिटी है, कुछ एसेट कुछ लायबिलिटी इंक्रीज हो सकता है, कुछ लायबिलिटी एसेट डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, ये इंक्रीज और डिक्रीज होके, जैसे उस जगह पे सिर्फ रोशन ने लैंड का एग्जांपल दिया था, तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा एसेट और लायबिलिटी को कंसिडर कर लेंगे और उसमें जितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसमें से एक नेट वैल्यू या तो फिर नेट चेंजेस हम निकाल लेंगे और ये नेट चेंजेस को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किन लोगों के बीच में। तुम बोलोगे भैया उस हिसाब से जो लास्ट एग्जांपल हुआ था उस हिसाब से सिर्फ गोपाल को दे देंगे। अब हम लोग ये सीखेंगे क्यों गोपाल को सिर्फ, रोशन पार्टनर नहीं था फॉर्म का, तो रोशन को भी मिलेगा। अगर गोपाल को मिलेगा, रोशन को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली जॉय को भी मिलेगा। ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2010 को, जो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020। तो इस डेट में जितना भी एसेट और लायबिलिटी था, उस एसेट और लायबिलिटी ये 10 साल में इसका जो वैल्यू है किसी किसी जगह पे इंक्रीज हुआ है, किसी किसी जगह पे डिक्रीज हुआ है लायबिलिटी के विषय में। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज क्योंकि अलग अलग तरीके से तो हम लोग करने नहीं जाएंगे ना कि एक बार लैंड को उठा लेंगे, लैंड का कितना इंक्रीज हुआ है उसको पहले बांटेंगे, उसके बाद और एक जो एसेट है उसको उठा लेंगे, उसमें कितना डिक्रीज है उसका एडजस्ट करेंगे। ऐसे एक एक चीज़ को उठा के करने से बहुत टाइम लग जाएगा। इससे क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कुछ टेक्निक बाद में सीखेंगे कैसे हम लोग करेंगे। हम लोग सिर्फ कंसेप्चुअली पहले समझ लेते हैं कि जितना भी एसेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उस जगह से एक नेट वैल्यू, नेट चेंजेस जो है, अब ये नेट चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जैसे 4,90,000 इंक्रीज हुआ, दैट इज पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है। अर्थात जो नेट चेंजेस, मान लो कोई एसेट बढ़ा है, कोई एसेट बहुत कम हो चुका है, तो इसके कारण से जो नेट फिगर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो जो भी है, जो नेट चेंजेस है, सब एसेट और लायबिलिटी को कंसीडर करके वो जो चेंजेस आएगा, वो चेंजेस का जो एलिजिबल है वो तो गोपाल को मिलेगा ही मिलेगा, साइड बाय साइड रोशन को भी मिलेगा, जॉय को भी मिलेगा। क्योंकि जैसे गोपाल एलिजिबल है क्योंकि वो बिजनेस किया ये स्टार्टिंग से रिकंस्ट्रक्शन डेट तक, तो ऑटोमेटिकली रोशन भी किया, जॉय भी किया, तो ये तीनों को भी मिलेगा, सिर्फ जो गोपाल को नहीं मिलेगा, तीनों को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज समझो ना, ये बहुत अच्छी तरीके से सुनना, ये जो बिजनेस जब स्टार्ट हुआ है, इस जगह पे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, देखो ये वाला एग्जांपल को देखो कि पहले जो रेशियो था वो कौन सा रेशियो था, 1:1:1, दैट इज इक्वली। तो उस समय में हम लोग क्या कंसिडर किए थे, जो पूरा फार्म है, उस फार्म का जो इक्वल 3 हिस्सा है वो किसका है, गोपाल है, जॉय है, फार्म रोशन का है। गोपाल, जॉय और रोशन का तीनों का ही इक्वल हिस्सा है। तो वही चीज, मतलब पूरा फार्म को हम लोग 3 इक्वली क्लासिफाई कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो एक फार्म का मतलब क्या होता है, इस जगह पे अगर तुम देखोगे कि जो जब स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2010, तो इस जगह पे फार्म का 3 हिस्सा हुआ था ना, जो था जॉय, रोशन और गोपाल। तो फार्म मतलब क्या होता है भैया, फार्म मतलब यही तो एसेट और लायबिलिटी होता है। फार्म का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ये फाइनेंशियल कंडीशन, फार्म का 3 हिस्सा मतलब ही तो फाइनेंशियल कंडीशंस का 3 हिस्सा। फाइनेंशियल कंडीशंस मतलब क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी, यही तो चीज़ है। फिर से और एक बार, जो 1 जनवरी 2010 में जो 1:1:1 था रेशियो, उस हिसाब से ये जो पूरा फॉर्म का 3 हिस्सा था, किसका था, जॉय, रोशन और गोपाल का। तो ये फॉर्म का 3 हिस्सा मतलब क्या, जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, दैट इज एसेट और लायबिलिटी है फॉर्म का, उसी का ही 3 हिस्सा,
उसी का ही 3 हिस्सा। इसलिए उस जगह से लेके अप टू डेट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन तक जितना एसेट और लाइबिलिटीज में चेंजेस हुआ है, या तो फिर इंक्रीज हुआ है या तो फिर डिक्रीज हुआ है एसेट और लाइबिलिटीज में, सबका इंक्रीज और डिक्रीज को कंसीडर करना और कंसीडर करके एक फिगर निकालना है, जो फिगर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो वो अल्टीमेटली किसको मिलेगा, किसका एलिजिबिलिटी उसको पाने के लिए गोपाल को भी है, रोशन का भी है और जॉय का भी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट तक रिकंस्ट्रक्शन तक पूरा बिजनेस को ये तीनों कंटिन्यू किया। तो इसलिए जो इन नेट में एसेट और लायबिलिटीज चेंजेस होकर जो नेट फिगर आया नेगेटिव और पॉजिटिव में जो भी हो, वो अमाउंट पाने का जो हिस्सेदार है वो तीनों ही है। ठीक है, तो इसलिए रोशन ने जो बताया था 100% सही बताया था। उस जगह से मैंने लिंक करके ये पूरा चीज, ये पूरा कंसेप्ट को मैंने समझ लिया। और इस जगह से एक चीज क्लियर हो चुका है कि गोपाल को ये वाला हिस्सा तो मिलेगा, क्योंकि जैसे रोशन तो रह जाएगा मगर गोपाल का तो चेंजेस आ रहा है। कैसा चेंजेस? जो पीएसआर में चेंजेस आ रहा है, पहले उसको क्या मिलता था, एज पर ओल्ड पीएसआर गोपाल को मिल रहा था ये 1/3, और एज पर न्यू पीएसआर अब कितना मिल रहा है, ये 1/6। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो वो ये वाला जो एलिजिबिलिटी है नेट अमाउंट का, ये लेके ही वो शिफ्ट होगा। अब जब उसको दे देंगे तो ऑटोमेटिकली इसको भी हम लोग एक ही बार में दे देंगे पूरा चीज को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया ना? अच्छा अच्छा, इसको लेके हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब देखो, गोपाल को, क्योंकि वही सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर में ये चीज़ सबसे ज़्यादा होगा कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे जो मिलना चाहिए वो मैं लेके ही जाऊँगा। तो इसलिए उसके अंदर में ये टेंडेंसी ज़्यादा है कि मुझे ठीक अमाउंट निकालना है, उस हिसाब से मुझे उसका शेयर ऑफ पार्ट लेके मुझे निकालना है। अब गोपाल ये चीज़ को समझने के बाद गोपाल ये क्वेश्चन मुझे करेगा कि भैया जैसे लैंड का वैल्यू 10 लाख था और अभी इसका वैल्यू 5 करोड़ हुआ है, ये अमाउंट हम लोग डिटरमाइन किए हैं, उस तरीका से हम लोग क्या इसको भी कर सकते हैं? जितना भी बिजनेस का एसेट और लायबिलिटी है, या तो फिर क्वेश्चन गोपाल का कुछ ऐसा होगा कि भैया ये जो 10 लाख का लैंड का वैल्यू था वो अभी 5 करोड़ हुआ है, ये 5 करोड़ जो अब हुआ है आप ये कैसे निकाले हैं? या तो फिर वो रोशन को पूछे कि रोशन तुम तो भैया को बोल रहे थे ना कि 10 लाख था वो अभी 5 करोड़ है, मैं तो ये भी मान सकता हूँ कि ये 5 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है या तो फिर कम भी हो सकता है, जो भी है तुमने बोला 5 करोड़, तो ये जो तुम वैल्यू डिटरमाइन किए हो दैट इज रीवैल्यू किए हो। अब ये रीवैल्यू का मतलब क्या है? रोशन ने पूछा गोपाल को। गोपाल ने बोला रीवैल्यू मतलब होता है कि एक चीज़ का पहले वैल्यूएशंस था, बाद में जाके उसका फिर से वैल्यूएशंस किया जा रहा है अपडेटेड वैल्यू निकालने के लिए। तो जो बाद में जाके फिर से वैल्यूएशंस किया जा रहा है उसको ही बोला जाता है रीवैल्यूएशन। रोशन बोला अच्छा समझ में आया, तो बोलो अब क्या बोलना चाहते हो? तो गोपाल बोल रहा है ये जो पहले 10 लाख था, बाद में जब तुम रीवैल्यू करके 5 करोड़ डिटरमाइन किए हो, ये कैसे किए हो तुम? ये तो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो रोशन ने मुझे बोला हाँ भैया क्वेश्चन तो सही है, मैंने तो एक सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से ये 5 करोड़ मैंने कंसिडर कर लिया था, ये तो एक्चुअली 5 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो ये तो वो लेके ही जाएगा जो चेंजेस इन एसेट और लाइबिलिटी है। तो ये जो चेंजेस इन लाइबिलिटी है, एसेट है, इसका जो अपडेटेड वैल्यू है भैया पहले तो उसका रिवैल्यूएशंस करना होगा।
रिवैल्यूएशंस तो करना होगा ना। तो ये जो रिवैल्यूएशन होगा भैया, रिवैल्यूएशंस टू ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये जो होगा भैया, ये कैसे होगा? सब एसेट और लायबिलिटी का ही रिवैल्यूएशंस होगा, मगर ये होगा कैसे? क्योंकि हम लोग तो बिजनेस करते हैं, हम लोग के अंदर में तो वैसा नॉलेज तो नहीं है कि हम लोग उस समय 10 साल पहले क्या था, 10 साल बाद एसेट और लाइबिलिटी के वैल्यू में कैसा कितना चेंजेस आ रहा है, वो हम लोग डिटरमाइन कर पाए। या तो फिर मान लीजिए हम लोग तो बिजनेस करने के लिए आए, हम लोग क्या बिजनेस छोड़ के ये सब चीज़ करेंगे? उस पीएसआर में चेंजेस आ रहा है, इसके लिए बिजनेस को पूरा बंद कर देंगे, बंद करके बैठ के हम लोग ये सब करेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये सब चीज़ को, ये जो रिवैल्यूड फिगर है कि पहले जो लैंड का ही एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, जो लैंड का 10 लाख था वो इंक्रीज्ड होके इंक्रीज टू होके आया है 5 करोड़, मैं मान लेता हूँ। तो ये हुआ रिवैल्यूड फिगर। रिवैल्यूड फिगर 10 लाख था, वो इंक्रीज टू 10 लाख कितना में कन्वर्ट हुआ? 5 करोड़ में कन्वर्ट हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवैल्यूड फिगर बोलेंगे। और इसको हम दूसरा तरीके से भी बोल सकते हैं कि लैंड इंक्रीज्ड बाय, काइंडली बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीज़ को देख लेना, समझ लेना, क्योंकि बाद में ये सब चीज़ का एप्लीकेशंस होगा सम्स में। ठीक है, ये स्टोरी की सबसे मैं बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से सुन लेना। लैंड का जो 10 लाख वैल्यू था वो इंक्रीज टू 5 लाख, दैट इज 10 लाख बढ़ के कितना हो रहा है? 5 करोड़। उसको और भी एक तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि लैंड इंक्रीज्ड बाय ₹4,90,00,000। इसको भी तो हम लोग बोल सकते हैं। बाय मतलब कितना अमाउंट से बढ़ रहा है, और टू मतलब कितना था और कितना हो रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखना, इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज टू। ठीक है, जो भी है। तो लैंड 10 लाख था, ये अब कितना हुआ? 5 करोड़। ये रिवैल्यूड फिगर हुआ। अब ये जो रिवैल्यूड फिगर हुआ, ये रिवैल्यूड फिगर कौन निकालेगा? एक बिजनेस का जितना भी एसेट और लायबिलिटी है, कौन निकालेगा? इसका आंसर है गवर्नमेंट का एक ऑफिसर है। गवर्नमेंट या तो फिर बोल मान लो एक स्पेशलाइज्ड स्किल्ड पर्सन है। उनका काम ही है वैल्यूएशन करना कि पहले इसका इतना वैल्यू था, आज इस समय में इसका वैल्यू कितना होगा, वो डिटरमाइन कर देना, वही उनका काम है और उसके ऊपर ही उनका स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। उनको बोला जाता है रिवैल्यूएशन ऑफिसर। रिवैल्यूइंग ऑफिसर, रिवैल्यूएशन ऑफिसर, जो भी है बोल देना। ठीक है, तो ये जो रिवैल्यूएशंस करना है इस सिचुएशंस पे एसेट और लायबिलिटी का, वो कैसे होगा? रिवैल्यूइंग ऑफिसर को अपॉइंट कर लेगा ये जॉय, रोशन, गोपाल वाला फर्म। वो आके जितना भी डॉक्यूमेंट्स है एक एसेट के रिलेटेड, सब डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, कंसिडर करेगा, उसको एनालिसिस करेगा, और कंसिडर करने के बाद वो बता देगा कि ऐसा बता देंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% से बढ़ा है। और ये बोल सकते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज्ड बाय 5%, कम हो चुका है। अब बोल सकता है सन्ड्री क्रेडिटर decreased to 5,000 from 15,000। मतलब ये हुआ कि बिजनेस का जो बैलेंस शीट है उसमें सिंडिकेटर कितना था? 15,000 था।
वो अब डिक्रीज होके कितना हो चुका है 5000। इट मीन्स 10,000 का सन्डे क्रेडिटर और बिजनेस में नहीं है, हो सकता है वो सब मर चुका है। 9 साल पहले कुछ सिंडिकेटर्स था जो मांग नहीं रहा है, तो वो और भी मांगेगा नहीं बिजनेस से। तो ऑब्वियसली हम लोग के लिए दैट इज जॉय, रोशन और गोपाल का जो फार्म है उस फार्म के लिए वो और लाइबिलिटी नहीं रहा, तो उसको हटाना है, तो लाइबिलिटी कम हो चुका। तो इस तरीका से एक लिस्ट बना के दे देगा वो रिवैल्यूएशन ऑफिसर, जिसके ऊपर बेस करके हमें नेट अमाउंट को निकालना है। नेट अमाउंट को निकाल के अल्टीमेटली पार्टनर लोगों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे चीज निकल के दे देगा रिवॉल्यूशन ऑफिसर। इसको लेके तुम लोगों का कोई हेडेक नहीं है, तुम उनका फीस दे दोगे और वो निकल के ये बना के चला जाएगा। मगर इसके ऊपर बेस करके जो नेट अमाउंट डिटरमाइन करना है कि कितना इन नेट में एसेट इंक्रीज और डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होके नेट अमाउंट में गेन हुआ रिवैल्यूएशंस के थ्रू या तो फिर रिवैल्यूएशंस के थ्रू लॉस हुआ, वो तुम लोगों को डिटरमाइन करना है। अब मान लो वो डिटरमाइन करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, मुझे अपॉइंट करो कि भैया एक काम कर दीजिए, ये जो रिवैल्यूएशंस पूरा चीज वो रिवैल्यूएशंस ऑफिसर करके गया है, उसके ऊपर बेस करके आप एक अमाउंट निकल के दीजिए इन नेट में। क्योंकि एक एक चीज को पकड़ के तो हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, एक नेट अमाउंट निकल के दीजिए, उसके ऊपर बेस करके पूरा एडजस्टमेंट हम लोग कर लेंगे। वो नेट अमाउंट अब निकालिए। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम लोग के सामने ही मैं ये निकालूंगा, तुम लोग बैठो देखो मैं कैसे इसको करता हूं। ठीक है, देखो पहले मैंने क्या किया, एक हेडिंग दे दिया कि कैसे हम उस नेट अमाउंट को डिटरमाइन कर पाएंगे। मैकेनिज्म टू फाइंड आउट द नेट वैल्यूएशन अमाउंट, नेट रिवैल्यूएशन अकाउंट कि जो रिवैल्यू हो रहा है इसमें से नेट अमाउंट मुझे डिटरमाइन करना है। उसके लिए मैकेनिज्म क्या है और क्यों ये आ रहा है, थ्रू चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। जो एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यू में जो चेंजेस आ रहा है, उस चेंजेस से जो नेट रिवैल्यूएशन अमाउंट कैसे निकालना है उसका मैकेनिज्म को हम लोग इस जगह पे डिस्कस करेंगे। देखो बहुत अच्छी तरीके से सुनना, जब एक नॉर्मल से बिजनेस कंटिन्यू होता है, उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो अगर मुझे डिटरमाइन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, अगर वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, अब अगर एनटीओ हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक ना, तो ये जो रिवैल्यूएशन प्रोसेस है, ये रिवैल्यूएशन प्रोसेस से जो नेट अमाउंट होगा, जो हो सकता है पॉजिटिव दैट इज गेन, या तो फिर हो सकता है नेगेटिव दैट इज लॉस। तो ये जो रिवैल्यूएशन प्रोसेस है, इस रिवैल्यूएशन प्रोसेस से प्रॉफिट हुआ है या तो फिर लॉस हुआ है, वो अगर डिटरमाइन करना है, उसके लिए जो अकाउंट हमें तैयार करना है, उस अकाउंट का नाम क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, अब इसका नेचर पहले मुझे जानना होगा, क्योंकि ये तो अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट रहेगा। अब इसका अगर नेचर ऑफ अकाउंट हम लोग समझ लेंगे तो इजीली हम लोग इसका कौन से डेबिट साइड में आएगा कौन से क्रेडिट साइड में आएगा वो हम लोग इजीली बोल पाएंगे। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस ही तो डिटरमाइन करना है। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अगर नॉमिनल अकाउंट हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हुआ, तो रिवैल्यूएशंस भी तो प्रॉफिट और लॉस, गेन और लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग मेंटेन करेंगे। तो ये भी क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट अगर होगा तो ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये डेबिट साइड में क्या होगा, सब एक्सपेंसेस या तो फिर लॉसेस एज पर गोल्डन रूल, और ये क्रेडिट साइड में क्या होगा, बाय बोल के आएगा इनकम और गेन। ठीक है, तो इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सपेक्ट है तुम लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुका है। अगर रिवैल्यूएशन से कुछ एसेट का वैल्यू बढ़ जाए तो इससे तुम्हें यह देखना है कि ये जो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, जितना अमाउंट से बढ़ रहा है, इससे बिजनेस का गेन हो रहा है या तो फिर लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली गेन हो रहा है, इसलिए
इस साइड में एंट्री होगा। मान लो ये जो था ना लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%, मान लो ये जो 10% है ये 5000 है, ये 10% 5000 अमाउंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग बोल के 5000 लिख लेंगे। अब तुम लोग बोल सकते हो कि भैया थोड़ा जर्नल दिखा दीजिए ना, क्योंकि ये तो डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग हो रहा है। तो जर्नल क्या होगा, देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कम्स इन, ठीक है, तो डेबिट। और जो रीवैल्यूएशन ये नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट से क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इससे जर्नल क्या बन रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये जो जर्नल हुआ, इस जर्नल से ऑटोमेटिकली जब रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे तो क्या आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग बोल के आएगा, तो यही तो आया बाय लैंड एंड बिल्डिंग बोल के 5000। ये अगर समझ जाओगे ना तो पूरा खत्म हो जाएगा, और एक्स्ट्रा कोई चीज ही नहीं है समझने के लिए इस जगह पे, ठीक है। उस हिसाब से एक काम करते हैं कि देखो इस जगह पे प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज बाय 5%, ऑफ ये 5% को मैं मान लेता हूं ₹3000। तो अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक ना, एंटिटी कंसेप्ट, तो अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि प्लांट एंड मशीनरी 5% से डिक्रीज हो चुका है तो लॉस हुआ है, तो लॉस होगा तो रिवोल्यूशंस में इस जगह पे आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी बोल के 3000। अब तुम लोग अगर बोलोगे भैया इसका भी थोड़ा दिखा दीजिए, इसका जर्नल क्या होगा, तो देखो क्योंकि जर्नल भी आ सकता है, तो प्लांट एंड मशीनरी ये रियल अकाउंट है, ठीक है। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम गोज आउट पकड़ सकते हैं, तो रियल अकाउंट गोज आउट होगा तो क्रेडिट होगा क्योंकि वैल्यू इसका कम हो रहा है। और जो रिवैल्यूएशन, अब रिवैल्यूएशंस के थ्रू फर्म के क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और ये है नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो इस जगह से जो जर्नल बन रहा है वो क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3000। तो अब क्या करोगे, ये जो 3000 अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करना, लेजर पोस्टिंग, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या आएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी बोल के 3000, ठीक है। तो ऐसे जितना ये रिवैल्यूएशन ऑफिसर, रिवैल्यूइंग ऑफिसर जो भी निकल के दिया उसको ऊपर बेस करके हम लोग क्या करेंगे, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे, और जो जिस तरफ आना होगा, अगर फर्म का कोई रिवैल्यूएशन से गेन हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और होने के बाद